technology from health to web and future challenges. First of all, I want to say that biomedical is an area where biology and medical fields are interconnected to each other. This is not only for I came to know that we are some kind of BMIT students, and there is some mix of biotechnology and BTech students. There are also some fields of students. But the most important thing is interconnectivity with all the subjects which are taught in the bio or the medical field. And these technology basically fits the research topic, the presentation topic for the today is principal working of biomedical industry or the laboratory which has instruments, their calibration, and simple topic is calibration is proper use of the laboratory mechanism or procedures. लगेगा कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक का कोई भी रिलेटेड नहीं. Every course having this topic in the start of the any laboratory, how much of you are used a laboratory in your syllabus? कितने लोगों ने लैब देखी? यूज करना लैब. यूज इधर किसी ने नहीं किया लैब. वेरी गुड. ऐसा पहली बार लैब देखी. एंड यू सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए कि दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी हाउ टू यूज अ लैब. बेसिकली अ लैब, कैसे आप लैब में काम करेंगे. चाहे जिस भी फील्ड से हो, अगर आप बायोमेडिकल साइंसेज से जुड़े हुए हैं तो आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो है सभी इंस्ट्रूमेंट का, खास करके ग्लासवेयर का क्या उपयोग है और हाउ टू यूज दैट ग्लासवेयर इन डिफरेंट टाइप ऑफ mechanism, procedure and methodology. There is slight difference between methodology and procedure. You have two methods, you have the procedure. अगर आप लोगों ने लैब की होगी तो आपके टीचर आपको प्रोसीजर बता देते बेटा ऐसे करना है. But what is the method? How to do the particular thing or work? So this is the topic which is we are going to discuss on this presentation. There are some general rules or procedures which are governed by your teacher in the start of every lab. जब भी आप किसी लैब में काम करने जाएंगे तो सबसे पहली जो चीज़ होती जाती है, और मैंने देखा है कि पिछले अपने 5 साल के कैरियर में, टीचिंग कैरियर में और स्टूडेंट जब मैं था तब भी, कि एक बड़ी इमरजेंसी बात हो जाती है जब टीचर आपसे कहता है देखो बात नहीं करना, देखो कुछ खाना नहीं, देखो लैब कोट पहन गया. सबसे बड़ी दिक्कत है लैब कोट पहन. सर गर्मी लग रही है, लैब में फैंस नहीं होते, बहुत सी लैब में फैन नहीं होते. देयर आर एसी, बट अगर आप केमिस्ट्री के लैब में तो देयर इज नो एसी, देयर इज नो फैन, देयर इज नथिंग लाइक दिस. ओनली दिस ग्लास क्राउन फैन है ओनली. तो लैब कोट पहनना है, कुछ खाना नहीं है, ये जो इमरजेंसी बातें हो गई, बात नहीं करना है, काम करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना है. एक सर शुक्ला सर ने एक बात कही, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स की जो बात करें. प्रोफेशनल एथिक्स इसलिए नहीं कि जब आप प्रोफेशन करने जा रहे हैं, उस प्रोफेशन में जब आप स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू आर एंटर्ड इन अ लैब यू शुड बी सीरियस. इतना सीरियस कि आपको अपने काम और किसी और चीज से कोई मतलब नहीं. तो मोबाइल फोन आपके दोस्त यानी इतना कुछ है सब लैब के पास. कोई भी चीज आप लैब के अंदर लेके आ रहे हैं तो आपकी सब कुछ क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज, और लैब कोट आपके पास होना है. इनमें से कुछ बहुत सी चीज है. एक है आपका नो फूड ड्रिंक अलाउड इन लैबोरेटरी. आप कोई भी चीज खाएंगे नहीं. क्यों? क्योंकि लैब के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप काम करेंगे आप माइक्रोब्स व्हिच कैन बी कंटामिनेटेड योर फूड. एंड द मस्ट थिंग इज द बेसिक थिंग इज वर्किंग द लैब. जब भी आप लैब में काम करेंगे तो कभी भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और आपको भी हार्म ना हो, क्योंकि सबसे पहला काम तो आप खुद ही करेंगे. बहुत सी बातें अभी सुबह भी हुई कि डाटा गलत हो जाता है. अगर लैब से डाटा जो आ रहा है वो गलत हो जाए और दिक्कत हो जाए, वो इसी वजह से हो जाए. अगर आपका ध्यान भटका तो काम क्या हो, गलत हो. नेक्स्ट सम बेसिक अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. क्लास का क्या काम है और कैसे आप उसको यूज करेंगे. सबसे पहली
साइंटिस्ट को आप जितने भी ग्लास आप देखते हैं लैब में, उनका सबसे बेसिक काम है स्टोरेज। अब मैं आपसे पूछूंगी ग्लास वेयर क्यों यूज करते हैं, कोई क्यों ग्लास यूज करते हैं, एंड व्हाट इज ग्लास? एनीबॉडी? जो लोग ग्लास कर सकते हैं, ग्लास यूज करने से क्या फायदा है? ट्रांसपेरेंट होता है, एक्चुअल विजिबल करता है। तो ग्लास क्या होता है? टेक्निकली सिलिकॉन ओनली, सिलिका ओनली। अगर इसकी स्टेट की बात करें, स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं, स्टेट मैटर के स्टेट होते हैं ना, कौन से? सॉलिड, गैस, लिक्विड। व्हाट इज ग्लास? It is solid. Superfluid liquid. That is not semi-solid because this is not solid. That is super-cooled liquid with infinite viscosity. What is viscosity? जब कोई लिक्विड होती है तो बहती है। आप कहेंगे सर ये लिक्विड है तो बह क्यों गया? अगर आपके घर में कोई पुरानी बर्नी अचार रखने के लिए जाती लोग यूज करती है, अगर आपने देखा तो आप देखेंगे उसका जो गला होगा वो बिल्कुल ऐसा जैसे कि दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, नीचे बहुत मोटा होता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ पतला हो जाता है। अगर नीचे ठोकर लगती तो टूटता नहीं, लेकिन ऊपर अगर हल्की सी ठोकर लगी तो टूट जाता है, बिकॉज दिस इज अ मिरेकल प्रोडक्ट व्हिच इज सुपर कूल्ड लिक्विड विद इनफाइनाइट विस्कोसिटी। बहता तो है, इतना धीरे बहता है कि पता नहीं चलता कि वो है। दूसरी चीज, जैसा इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आप उसमें देख सकते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी इज देयर एंड हाउ उसका रंग कैसा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी कैटेगरी की, आप उसको आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, इनका कलर है, एनीथिंग, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो यूज है वो आप प्रॉपर यूज तभी कर सकते हैं जब आपकी स्लाइड में लोग देखेंगे कि उसका काम क्या है। अगर आप ये नहीं पता होगा तो आप क्लास में गलत यूज करें। बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैंने लैब में देखी। अगर आप बच्चों को आप कह दीजिए कि सर बच्चे एक सिंपल इवोपोरेशन करना है, यानी इसका प्रोसीजर इवोपोरेशन करना है, एक आपको सोल्यूशन दिया गया है, उसको आपको इसमें डालना है, हीटर के ऊपर रखना है और उसको इवोपोरेट करना है। तो कौन सा ग्लास में यूज करेंगे, दैट इज द प्रॉपर यूज। कैसे ग्लास करें, कौन सा ग्लास में यूज करेंगे? कुछ बच्चे फ्लास्क में काम कर लिया, कुछ ने छोटे बीकर ले लिए, बट अगर आपके पास वाइड वाला माउथ वाला बीकर है तो देयर इज सर्टेन कितना जाएगा उसका, तो इवोपोरेशन क्या होगा, फास्ट। नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग। जब भी ग्लास में यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है क्लीनिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे कि कैसे आप उसको क्लीन करें। सबसे पहली चीज, अगर ग्लास वेयर साफ नहीं है या कोई भी बेटा जिसको आप यूज कर रहे हैं अगर वो क्लीन नहीं है तो वो क्या करेगा, ब्यूटी इंपोर्ट करेगा आपके फाइनल प्रोडक्ट। क्लीनिंग ऑफ ब्रोकन ग्लास का, कुछ टूटे फूटे ग्लास क्योंकि ग्लास अगर टूटता है सबसे बड़ी इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ब्रिटल इन नेचर होता है, थोड़ी सी भी ठोकर लगती है तो टूट जाता है। और डिस्पोजल ऑफ ब्रोकन ग्लास, जो भी ग्लास है उसका डिस्पोजल आपको कैसे करना है, सारी बातें आपको सबसे पहले समझनी होगी। ऐसा लग रहा होगा कि क्या टॉपिक आ गया है, बड़े बड़े टॉपिक की बात हुई, बट ये क्या है, बट दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये करने नहीं आता तो बाकी जितनी रिसर्च है, जितना प्रैक्टिकल है वो पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हैंडलिंग ऑफ डिजीजेज। अगर आपको पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर भी काम करेंगे, आप बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप सभी को माइक्रोस्कोप पे काम करना होता है, तो इस तरीके की लैब में जब भी आप जाएं तो कुछ बातें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओनली अलाउ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल इन द लैबोरेटरी एरिया। सब लोग नहीं आ सकते, सब लोग आ सकते क्या? आईसीयू का आपको देख जाएंगे लैब, अभी आपके प्रैक्टिकल हैंड ऑन होगी, सब लोग नहीं आ सकते। अगर आप किसी हॉस्पिटल की किसी आईसीयू में कोई आपके साथ का कोई भर्ती हुआ हो तो आप कौन जाता है? ओनली 1 या 2 पर्सन अलाउ होते हैं पूरे दिन उनसे मिलने के लिए, और उसके लिए वो कहते हैं प्रॉपर क्लीनिंग करिए, कपड़े बदलिए, जूते वगैरह बाहर उतार के करिए, नहीं तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो अचाइड इंडिविजुअल है उसको पता है कि अंदर क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे बचेंगे माइक्रोब से, वो सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेकर के अंदर जाना है, इसलिए उसको पता है सब लोग अंदर ले जा सकते, घूमने रहने की जगह नहीं। नेक्स्ट वन इज डू नॉट अलाउ इंडिविजुअल टू वर्क। कभी भी किसी आदमी को अकेले लैब में काम करने के लिए अलाउ नहीं करें। बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा कि अकेले वो काम कर रहे थे, वहाँ एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद दे गया इंफेक्टेड थी, तो एक या दो लोग साथ में अगर काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है बाई एक्सीडेंट, तो उनकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इसको पता ही चलेगा कि क्या होगा।
नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। अभी जो मैं इसके आगे बात करने जा रहा हूँ, जो भी आपके पास प्रोसीजर है, सॉरी जो भी आपके पास ग्लास वेयर है या इक्विपमेंट है, उसका प्रॉपर यूज कैसे करने जा रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट वन इज यूज प्रॉपर कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंक्यूबेशन एंड स्टोरेज। इसमें एक एग्जांपल दिया कि जो कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग, इंक्यूबेशन के लिए अलग, स्टोरेज के लिए अलग, अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो भी आपकी केमिकल की है या आपका जो पर्पस है उसको फुलफिल करते हुए उसके हिसाब से आप उसको लेके ना कि कोई भी लेके। अच्छा, कितने लोग घर में चाय कर रहे हैं, घर में खाना कितने लोग बनाते रेडी, लोग भी बना सकते हैं, बात नहीं बना। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि चाय बनानी है तो आप कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा बर्तन आप वहां पे लेते हो? सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा है, कौन सा लेके आओ? क्या आप कभी कुकर का उपयोग करते चाय बनाने के लिए? नहीं करते। ठीक वही चीज जब भी आप लैब में काम कर रहे हो तो अगर आपका सिंपल है कोई केमिकल है उसको आपको लेना है, कहाँ से स्टोरेज आपके पास रखा हुआ है, उसको आपको लेकर के अपने किचन में लेना है। कैसे लेंगे? There are three procedures which are generally done by the students. तीन तरीका है। पहला तरीका क्या है, ढक्कन खोला, पलटा और ले। दूसरा तरीका हाथ डाला, चुटकी से निकाला, तो चुटकी बोलिए ना, अच्छा ठीक है चुटकी बोलिए। या तीसरा तरीका है स्पैचुला, स्पैचुला जो होल्डर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकती हैं, तो आपको नहीं पता क्या केमिकल है, क्या आपका केमिकल नेचर है, क्या आपके घर, क्या आपकी बॉडी को इफेक्ट करने वाला है, बट यू कैन टेक एनीवे, बट शुड बी यूज द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, इंक्यूबेशन, स्टोरेज के लिए जो भी है उसको उनके हिसाब से है। लेबलिंग और लेबलिंग एंड कल्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कोई स्क्रिप्ट दवा की, कोई स्क्रिप्ट करके बड़े से बड़ा डॉक्टर, आईएमएस के जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, मैं उनको टैबलेट्स दे दूँ और उसके ऊपर जो नाम लिखे वो मिटा दूँ, ठीक है, और मैं दे दूँ, और मैं डॉक्टर बताइए कौन सी टैबलेट है, बता पाएंगे तो कौन सी दवा बता दें? नहीं। आपके घर में क्रीम होते हैं, पाउडर होते हैं, आप उनके ऊपर नाम हटा दीजिए, मसाले होते हैं, आप नाम हटा दीजिए, ढूंढते रहेंगे आपकी क्या है। दैट इज लेबलिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। इसका मतलब जब आप लेबलिंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, देन उस कंडीशन में क्या करते हैं कि माइक्रोब का नाम का जरूर लिखवाना है। जैसे सर अभी बहुत सारे नाम से लगे, सलोना टाइप के लिए आप लोगों ने एलिमेंट का लिया, अगर आपको कल्चर के ऊपर आपने नाम नहीं लिखा है तो आपको लेना चाहिए जैसे आप ले रहे हैं कैंडिडा कुछ भी ले सकते हैं। आपको पता है कि आपको सारे एलिमेंट्स देखने नहीं जैसे लग सकते हैं, देयर इज कंफ्यूजन, तो उसके ऊपर प्रॉपर नाम और हर चीज के ऊपर प्रॉपर जो भी केमिकल्स है उनके ऊपर उनका नाम को क्या पहचान नहीं सकते हैं, कोई नहीं पहचान सकता, कोई प्रकार का पट्टी जैसा हुआ है जो देख के बता देंगे ये कौन है। इसलिए लेबलिंग बहुत जरूरी है। प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट प्रोसीजर, जब आप काम कर ले, काम करने से पहले और काम करने के बाद दोनों टाइम आपकी प्रॉपर सफाई वहाँ पे उस एरिया की क्लीनिंग की जरूरत है, और जो भी कुछ खराब या वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसका डिस्पोजल भी जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज हाइजीन, आपकी पर्सनल हाइजीन की जरूरत है और जो भी आप के साथ कर रहे हैं उनकी हाइजीन की जरूरत है। और लास्ट में प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल एंड रिलीज ऑफ मटेरियल, जो भी आप जैसे मैंने सबसे पहले कहा लैब कोट, ग्लव्स, अगर आप केस के साथ काम कर रहे हैं तो देयर शुड बी ग्लव्स। लैब कोट आपको देते हैं, लैब कोट का एक बड़ा वो है कि लोग कहते हैं लैब कोट सर क्यों पहना है, ठंडी में तो ठीक है, ठंडी को बचा लेता है, गर्मी में क्यों है, गर्मी लगेगी। और लैब कोट होना कैसे, दोनों चीज एक तो फिल्मों में दिखाता है यहाँ वाला, यहाँ तक है ये छोटा सा स्टाइलिश बटन खुले हुए कोट के होता है, वो लैब कोट नहीं, दैट इज कोट, दैट शुड बी अलाइव। तो लैब कोट आपके कम से कम यहाँ पर ढकलाओ और कम से कम इतना लगाओ, एक तो आपके महंगे कपड़े बचा रहा है, दूसरी बात आपकी स्किन को बचा रहा है। स्किन आपके लिए जरूरी नहीं है, महंगे कपड़े ज़्यादा जरूरी है, स्किन तो आ जाएगी 4 दिन में अपने आप नहीं बन जाएगी, लेकिन नए कपड़े तक 4 दिन नहीं है। तो स्किन और आपके कपड़ों को बचाने के लिए लैब कोट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज लैब कोट में ये ज़्यादा पॉकेट्स कुछ भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो यूजफुल इन दैट मैटर। हाइजीन यूजिंग लैब इक्विपमेंट्स, अगर आप किसी अच्छी लैब में काम कर रहे हैं या आपकी जो लैब है आप उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, आपसे कहूँगी आप अपनी लैब, आपकी बेसिक लैब है, आपकी नई लैब है, उसको अच्छा बनाए, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। प्रॉपर इंस्टॉलेशन, जैसे अभी आपने देखा कि सर जो बैठे हुए उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसका पूरा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, दैट इज अ मैकेनिज्म। अगर आप किसी बायोटेक बीटेक इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो तो दीज आर द इक्विपमेंट्स, और इनको अच्छे तरीके से क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉलेशन
इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ पे स्पार्क कर रहा होगा तो फिर क्या हो रहा होगा, बंद हो रहा होगा, फ्लशिंग हो रहा होगा, या फिर ये हिल रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन जितने भी आपके पास मशीनरी है या जितने भी आपके इक्विपमेंट है उनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन और सही जगह पे होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो वहाँ पर कहीं भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, खराब हो सकते हैं, और उनको आपको बचाना, उसका प्रॉपर यूज और यूज करेगा तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करें। लेकिन सेकंड वन इज ट्रेनिंग और प्रॉपर, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हर आदमी उस पर काम नहीं करेगा, देयर शुड बी अ ट्रेन पर्सन। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में या किसी बड़े लैब में आप काम कर रहे हैं, एसपीएसपी है, सीएससी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उन इक्विपमेंट्स पे काम करने के लिए स्पेशल आदमी चाहिए, वो हर आदमी उस पे काम नहीं करता। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, तो क्या करें। नेक्स्ट वन इज मैनुअल से डिटेल प्रोसीजर। देखिए इस पे पिक्चर बड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप लैब पे काम कर रहे हैं तो आपके इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर देयर शुड बी एसओपी और मैनुअल। अगर कोई पहला आदमी इस्तेमाल काम कर रहा है, आपको बताने वाला नहीं है, तो आप उसको पढ़ के स्टेप बाय स्टेप चल करके उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार उस पे काम कर सकते हैं। या आप भूल जाते हैं समटाइम, बहुत ही बार आप लैब में गए और उस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं तो आप इस तरह। इसके अलावा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन उसकी पूरी करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन उसके होने चाहिए, तो जब समय समय पर देखना है कि वो मशीन सही तरीके से कैलिब्रेटेड है या ज़्यादा समय तक काम करने की वजह से खराब तो नहीं हो गई है या कुछ भी ऐसा, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन, कब आपने उसका इंस्टॉलेशन किया था, कब आपने उसका कैलिब्रेशन किया था, कब आपने उसका इंस्पेक्शन किया था, कितना उसका पावर सप्लाई करना चाहिए, जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्लासवेयर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी ग्लासवेयर वैल्यू फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, काफी समय तक चल सकती है अगर आप उनको तोड़े ना। इनर्टनेस, ग्लास के साथ एक बड़ी अच्छी चीज है कि वो ग्लास हमारा एकदम इनर्ट, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, वो ऐसी चीज है मैं देखता है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इनर्ट होता है। किसी भी प्रकार की केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन अगर आप उसके अंदर कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो वो किसी प्रकार की कोई अपने कंटेंट के साथ रिएक्शन नहीं शो करता। अगर आप कहें, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, लोहे की कढ़ाई में जब आप खाना बनाते हैं और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में जब आप खाना बनाते हैं तो क्या अंतर दिखता है? क्या अलग कलर ओके और फायदा भी साथ में, ठीक है, फायदा ये है कि आपके आइडेंटिटी। तो अगर आप इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं, यानी अगर आप ग्लासवेयर में कोई रिएक्शन करेंगे तो कोई वो इनर्ट है, वो किसी प्रकार से आपके किसी भी केमिकल से क्या करेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन आप लोहे की कढ़ाई में खाना बना रहे हो तो लोहा का आयरन जरूर क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। समटाइम्स एल्युमिनियम आल्सो रिएक्ट, ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता, स्टील रिएक्ट नहीं करता, बट ग्लास हमारा इनर्ट है। ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे आर पार आपको दिख रहा है, जैसे कि पिक्चर्स में दिख रहा है, कितना भरा हुआ है वो दिख रहा है। कलर लिक्विड हो या फिर वाटर भी हो तो आप एकदम क्लियरली पहचान सकते हैं कि उसमें कितने वैल्यू में कितना मॉलिक्यूल उसके अंदर रखा हुआ है। एंड सिंपल क्लीन सरफेस फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारी बड़ी रिएक्शन हैं, काचा महीने तक चल रही है रिएक्शन, सोकिंग का रिएक्शन है, देयर इज क्रोमेटोग्राफी है, बहुत इंटरमीडिएट चल रही है, कॉलम मेटल रखी है, कई साल तक लगी हुई है। किसी प्लांट का जैसे भी सब कहते हैं, प्लांट से आपको एक्सट्रैक्शन करना है, और मेडिसिन टेस्ट में क्या करते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्शन निकालने के बाद उसका क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करके उसके एक पार्ट को क्या करते हैं, अलग बहुत लंबा पार्ट, तो वो ग्लास के ऊपर रखा हुआ है। ग्लास के में वो ऐसी सर्फेस प्रदान कर रहा है जहाँ पर रिएक्शन लगातार क्या होती जा रही है और आप उसको कोई भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ग्लास में सबसे सिंपल चीज जो है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, बीकर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी पे उसके बारे में कुछ बातें लिखो, जैसे कि किसी भी बीकर को आप उठाएंगे तो उससे उसकी क्वांटिटी लिखी होती है और दीज आर द वैल्यूज जो आपके बारे में बता रहे हैं कि आप कितने वॉल्यूम आप उसमें ले सकते हैं। बट व्हाट इज दिस इज अप्रॉक्सीमेट, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। अगर आपको मैं बीकर देके कहूं कि 100 ml आपको लेना है, तो आप अगर कितने 100 ml ले रहे हैं, इट मे बी 98 ml, इट मे बी 102 ml, 103 ml, बट इट कैन नॉट बी 100 ml। दिस इज अप्रॉक्सीमेट। कभी-कभी अंदाजे से अगर काम करना हो तब आप अंदाजे के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड फॉर्म में लेने के लिए नहीं, एग्जैक्ट लेने के लिए नहीं। नेक्स्ट वन इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। व्हाट इज दिस? जो भी मैंने कहा कि वो ग्रेजुएटेड नहीं था, बट दिस इज ग्रेजुएटेड। यानी अगर आप इसमें आल्सो नोन एज मेजरिंग सिलेंडर, सामान्य बोलचाल की भाषा में, और अगर आप इस पे जो वैल्यू देख रहे हैं, इसमें जो मेजरमेंट दिख रहे हैं, दीज आर एग्जैक्ट।
अगर आपको मैं बोलूँ 10 ml लेना है तो आप इसमें से अगर 10 ml ले रहे हैं तो आप क्या करें एग्जैक्ट, बट टीचर पे आप ले रहे हैं तो क्या करना है एग्जैक्ट नहीं है। ये दोनों में क्या अंतर, मैंने कहा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ग्लास कलर कब हमको क्या करना है, यूज करना है। मेजरमेंट में ही आप गलती करती है, आपको प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि 10 ml लेना है, आपने लीटर ले लिया तो आपने क्या कर दिया गलत है। नेक्स्ट वन इज गैल्वेटिक पिपेट। दिस पिपेट्स सबके पास आपने देखा होगा, अगर आपको 25 ml वो अभी जो था पिछला वाला मेजरिंग सेंटर को 25 ml से ऊपर अगर आपको कोई चीज देनी तो आप उसमें दे सकते हैं, पर 25 ml से नीचे या और बहुत नीचे अगर कोई वैल्यू देनी है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज पिपेट। दे शुड बी माइक्रो पिपेट, माइक्रो लेवल पे देने के लिए, और जनरल पिपेट्स आते हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इसको आप यूज करते हैं बहुत ही सावधानी से यूज करना है। ये बड़ी पतली सी एक शीशे की रॉड होती है, अगर इसको कहीं धोखा लगा तो तुरंत टूट जाए, सबसे पहले चीज तो ये। और जो छोटे बर्तन में 1 ml लेना है, 0.2 ml लेना है, 0.3 ml लेना है, 5 ml लेना है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है हेल्पफुल है। बट दीज आर द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक ग्लास। वॉल्यूमेट्रिक ग्लास जो कि हम लोग टाइट्रेशन में या मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम लेने के लिए तब हम इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। These are required high accuracy and precision। इनके लिए आपको काम करते वक्त बहुत सारा उसमें ध्यान भी देना है, और जब आप एक्यूरेट की बात कर रहे हैं, आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तभी आप इनका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? व्हाट इज स्टैंडर्ड? That is not standard. What is standard? हाँ, fluor concentration is maybe considered as standard. आपको उसके बारे में पता है, इसकी कंसिडरेशन टाइट्रेशन करते समय में कोई बात का ध्यान देना होता है। There should be two types of solution. First one is known solution, that is maybe considered as standard solution, or maybe that reference solution, जो कि आप किसी रेफरेंस से लेकर के बनाए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपने लिया और उसके प्रोसीजर को देखना आपको बनाना है। मान लीजिए 1 नंबर है, इससे कोई सॉल्यूशन बनाना है तो जिस प्रकार का सॉल्यूशन लिखा है अगर आपने वैसे बनाना है दैट इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासेस। और दिस इज रिस्पांसिबिलिटी, ये ऐसी एक्टिविटी है जो क्या है रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप उसका वॉल्यूमेट्रिक ग्लासेस का उपयोग करेंगे जब भी आपको क्या चाहिए होगा, एक्यूरेसी, प्रिसिशन चाहिए। What is precision? Precision. Accuracy क्या होगी? Accurate और precision। कई बार आप उस चीज को करें, कई बार अगर आप उसी काम को कर रहे हैं तो बार-बार सेम रिजल्ट अगर आए, सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? आइए हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे ग्लास वेयर्स हैं जो कि आप लोग वॉल्यूमेट्रिक ग्लास वेयर समझते हैं। देखो फर्स्ट वन इज फ्लूइड, अभी हमने ट्रांसफर लिक्विड देखा, इससे पहले देख लिया इसको, और एक जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक ग्लास। Here are some examples of the volumetric glasses. अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट टॉपिक जो हमारा है दैट इज क्लीनिंग ऑफ ग्लासेस। कैसे आप उनकी सफाई करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है कि आपके पास कोई ग्लास हो तो आप लेडीज की तरफ उसको पहले देखिए, सामने से तो आपको दिखाई देगा कि उसमें कोई सॉलिड मास चिपका होगा, कोई ग्रीसी मास चिपका होगा, कोई चिपचिपा पदार्थ या कुछ भी ऐसा लगा होगा काला या सफेद, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें कुछ लगा है। सिंपल तरीका ये इसके ग्लास क्लीनिंग हम लोग सबसे पहले यही प्रोसीजर अपनाते हैं कि आप किसी भी थिक मटेरियल को आप जो रब करके आप उसको निकाल दें, फिर आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं लाइक एसीटोन और अल्कोहल। आप उसको जो सबसे सस्ते हमारे पास सॉल्वेंट है आप उसको उपयोग करके थोड़ी सी मात्रा में और उसको तो क्या कर देते हैं धुल करके पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करते हैं, गर्म सोल्यूशन जो है हमारे पास डिटर्जेंट का उसको डाल करके ब्रश के हेल्प ऑफ ब्रश से हेल्प से उसको साफ करेंगे और साफ करने के बाद जो है आप उसके जो भी कुछ है उसको फिर करके 3 से 4 बार साफ पानी से या डिस्टिल वाटर से आप उसको क्या करेंगे धुलेंगे। धुलने के बाद उसको अगर उसकी एक माउथ है तो आप उसको अगर उसको पलट क्या कर सकते हैं तो यू कैन पुट ऑन दिस पोजीशन और उससे सारे पानी को निकलने की कोशिश आप वो करेंगे, सारा पानी निकलेगा। अगर ऐसे नहीं निकलता, आपको जल्दी करना है तो यू कैन यूज ऑटोक्लेव और क्या नाम है ओवन, जो आपके ओवन हो गया, हॉट एयर ओवन, उसमें आप उसको पेपर में डाल करके रख दीजिए, सारा वाटर क्या हो जाएगा
छोड़ जाएगा और आपको वो जो है साफ आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो के अंदर था, अगर वो साफ नहीं हो पाया आपके सिंपल प्रोसीजर से, देन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको स्क्रैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्रशेस और स्पैचुला, आप उसको थोड़ा सा ग्रीस करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ध्यान देंगे कि हमारा जो ग्लास है उसके ऊपर कोई स्क्रैच है, ग्लास के ऊपर थोड़ा सावधानी करनी पड़ेगी, तो ग्लास का वजन खराब है। इसके बाद और ऐसा क्यों होता है जो आपने पिछला बार कह दिया, क्योंकि कुछ ग्लास की पोजीशन ऐसी होती है कि वहां पर क्लोज या जो ब्रश है वो पहुंच नहीं पाता। अगर पहुंच नहीं पाता तो आप उसको साफ क्या कर देंगे, सर्जिकली कर। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग कुछ सॉल्यूशन लेंगे, लाइक देयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस का उपयोग आप कर जैसे जो भी मटेरियल इधर साइड लिखे हुए सारे मटेरियल्स हैं, इन अगर ये मटेरियल वहाँ पर आपके ग्लास में चिपके हुए हैं या वहाँ पर खुले हैं, तो आप उन सॉल्यूशंस का उपयोग करके इनको साफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एब्जॉर्ब आयन है, कार्बोनेट के आयन बहुत तेज होते हैं, कैल्शियम के जो आयन होते हैं ग्लास के ऊपर व्हाइट कलर का, ठीक है, आपने देखा होगा कवरिंग कर जाती है, उसको साफ करने के लिए आप डीआईआई वाटर का उपयोग कर सकते हैं, पानी को क्या होने के लिए। नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट सरफेक्टेंट। आप सिंपल सरफेक्टेंट को यूज करके आप लिक्विड मटेरियल को निकाल सकते हैं, और ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको इस बुक में मिल जाएंगे कि कैसे आप उसको लेकर के सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर उससे भी साफ नहीं होता है तब सबसे लास्ट में आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन। बहुत सारी कंपनियां हैं मर्क वगैरह जो कि ग्लासवेयर को क्लीनिक सरफेक्टेंट्स या इस प्रकार के सॉल्यूशंस बना करके मार्केट में आपको देते हैं। आप उसको लेना है आपको और क्या करना है, अपने ग्लास में डालना है और थोड़ी देर के लिए सारा क्या करके डिसॉल्व करके सफाई करना है। लेकिन इनको जो कि इसमें टॉक्सिसिटी होती है, ये आग बना सकते हैं, तो कहीं पर भी ऐसी जगह काम करिए जहाँ पे आग निकल रही हो, इनको आपको ये नहीं करना है, तो गैस निकल रही है उसको नहीं करना है। और जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो उस समय आप इनको काम करते समय वेंटिलेशन के थ्रू आप इसको प्रॉपर वेंटिलेशन हो वहाँ पे, तब आप इसके साथ काम करेंगे, जैसे कि क्रोमिक एसिड इसका यूज करना है। नेक्स्ट वन इज कैलिब्रेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलिब्रेशन। व्हाट इज कैलिब्रेशन? बहुत ये वर्ड आता है, जो लोग ध्यान में काम करते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कैलिब्रेटेड ऑपरेटर्स यूज करिए। व्हाट इज कैलिब्रेटेड? कैलिब्रेशन वर्ड सुना है? वर्ड सुना है कैलिब्रेशन? क्या होता है कैलिब्रेशन? रीशो करना। कैलिब्रेशन सेव करना। हाँ, कुछ पहुंच गया, सेव करना। क्या चीज सेव करना? सेव करना। क्या सेव करना? ये सेव करना। अच्छा ठीक, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैलिब्रेशन का सिंपल मतलब है, डेफिनेशन भी है, अगर बिल्कुल डेफिनेशन अच्छी लगती हो, क्या है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, मैंने कहा कि जो भी कुछ आपके पास ग्लासवेयर है, उन ग्लासवेयर को आप यूज करते रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, जम रहा हो, या कोई आप यूज कर रहे हैं क्योंकि बार-बार यूज करने की वजह से उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइमिंग ऑफ कैलिब्रेशन, मतलब हम लोग उसके ऊपर चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये 100 ml की पिपेट है तो क्या ये 100 ml वाटर या जो भी सॉल्वेंट है वो ले लीजिए, उससे ज़्यादा तो मतलब नहीं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वापस से जैसे आपकी फोन में फैक्ट्री रिस्टोर का एक बटन होता है, आप उसको करते हो फोन कैसा हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसा, यानी जो भी प्रॉब्लम की क्या हो जाती है, सॉल्व करते हैं। तो कैलिब्रेशन करना मतलब कि जो भी आपके ऑपरेटर हैं, जो भी आपके ग्लासवेयर हैं, वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी चेकिंग करना, और जब हम लोग इसको काम करते हैं तो कैलिब्रेटेड तरीके से करना कि इस प्रोसीजर को लेकर के चलना कि सब कुछ एकदम सही है। कैलिब्रेशन करने के लिए ग्लासवेयर के लिए जो चीज चाहिए वो है ml में हम इसकी यूनिट देते हैं। टेम्परेचर शुड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस, जो भी वाटर को यूज करेंगे भी आगे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टू डिलीवर एंड टू कंटेन। किसी भी ग्लासवेयर के ऊपर अगर वो वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर है, जिसमें आगे दिखाऊंगा अभी, उसके ऊपर लिखा रहता है PD and TC। ये तक आपको अभी तक ना तो आपने कभी नोटिस किया है और ना किसी ने आपको बताया होगा कि व्हाट इज TC एंड व्हाट इज PD। तो TD टू डिलीवर, अगर किसी चीज को डिलीवर करना है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, एक बीकर से दूसरे बीकर में, या
कहीं से, तब आप इनका उपयोग करते हैं दैट इज दैट टू डिलीवर एंड टू कंटेन, जिसमें आपको होल्ड करके रखना है या स्टोरेज करना है, तब आप क्या यूज करते हैं टू डिलीवर वाले क्लास में। जैसे कुछ एग्जांपल हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले पिवट, अगर आप पिवट को देखें क्या देखें टीडी लिखा होगा आपके पास, किसी भी पिवट को आपके लैब में अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये टीडी वहां पर दिखेगा। एक चीज और देखिए क्या लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ये इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर है। आप जब रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं गर्मी के दिन में 48 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाता है इलाहाबाद बनारस का टेम्परेचर, अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं जब उस समय आप किसी भी कैलिब्रेटेड फॉर्म में तो ले लीजिए। अगर आप 100 ml ले रहे हैं यूनिट में, इसका मतलब वो 100 से कुछ ज़्यादा है, थोड़ा बहुत थोड़ा भी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा या कम हो सकता है। क्योंकि हम क्या बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप लिक्विड लेंगे तभी ये कैलिब्रेटेड फॉर्म में क्या होगा यानी एक्यूरेट कब होगा जब 20 डिग्री सेल्सियस पे आप होगी। ये इसमें लिखा हुआ है कि जब आप इसका कैलिब्रेशन कर रहे हो, आप ये चेक करेंगे कि यूनिट सही काम कर रही है कि नहीं, तब आप 20 डिग्री सेल्सियस वाले गर्म वाटर को ही लेकर के इसको क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका क्या मतलब है। अभी हम लोग पीपेट की बात कर रहे थे, पीपेट में भी क्या क्या है, एक तो इस पे जो 50 ml लिखा हुआ है उसमें वॉल्यूम भी लिखा होता है कितने वॉल्यूम का है। अगर आप पीपेट की हेड को देखेंगे तो ऊपर एक छोटी सी गोल सी सर्किल बनी, दैट सर्किल इज इंडिकेटिंग दैट जहां तक अगर आपने भर रखा है वो पूरा एग्जैक्ट क्या है 50 ml। लेकिन कब, जब आप उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं, भाई अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं लिक्विड को और उस मार्क तक ले रहे हैं जो मार्क बना हुआ है तो कितना है 50 ml। अगर आप कहीं पर भी लेना है पीपेट को यूज कर रहे हैं आप, तो आप इस बात को ऑरिजिनली अपने आंख के आगे रख करके देख सकते हैं कि 50 ml मार्क को पहुंचा कि वो नहीं पहुंचा। नेक्स्ट वन इसमें एक और बात है, वो है यहाँ पे लिखा हुआ है यानी आपको अगर एक चीज से दूसरी चीज में अगर डिलीवर करना है किसी चीज को तभी आप उसको यूज करेंगे या ट्रांसफर करना है, देन आप इसका उपयोग करेंगे, आप किसी चीज को होल्ड करके रखेंगे होल्डिंग ऐसा करके यूज करेंगे। लाउड पानी उठा अगर उसको आप होल्ड करके रखते हो थोड़ा सा भी स्पीड का आप एयर बबल डालेंगे और क्या एक और डोर आप क्या नीचे भी करेंगे तो इट शुड बी डन होल। अगर यहाँ पर एसिड आपको इसमें से ट्रांसफर करना है तो सिर्फ यहीं पे रहेगी, फिर घूमेगी नहीं, घूमेगी तो क्या हो जाएगा कैलिब्रेशन की बात आप कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी डिस्टर्ब। अगर आपको लगता हो कि इतने से क्या होगा एक ड्रॉप या आधा ड्रॉप गिर गया और आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया, कैसे नुकसान करता है? अगर आप किसी बीमारी में इतनी छोटी सी टैबलेट इतनी छोटी एक आदमी का शरीर स्टार्ट किया और टैबलेट इतनी छोटी हो उसको खाते टैबलेट ठीक हो जाता है, इसका मतलब कि अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो क्या करेगा उठाने को मार देगा। या अगर आप उसके टेस्ट कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं तो वो टेस्ट को क्या कर सकता है खराब कर सकता है। ये देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इस फ्लास्क को जो आप यूज करते हैं उसमें भी वही सेम बात, यहाँ पर लिखा है टीसी, टीसी मतलब टू कंटेन। आपको सोल्यूशन बनाना है वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन तो आप इसे बनाएंगे और यू कैन होल्ड, आप इसे बना करके क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें से लेकिन ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि भाई जैसे देखिए अगर आप कुछ लोगों ने लैब किया हो वो देखे होंगे, जिन्होंने नहीं किया हो नहीं देखे, लेकिन आप देखिएगा इसको कि ये नीचे से गोल और ऊपर थोड़ी सी लंबी है, फिर आप देखिए तो अगर आप इससे होल्ड करके इससे आप ट्रांसफर करेंगे तो ये टूटने का चांस क्या है ज़्यादा है। इसमें सिर्फ आपको स्टोरेज करना है और इसमें कंटेन करने के लिए डिलीवर करना है। इसमें भी नेक पे देखिए एक राउंड का रिंग बना हुआ है, ये जो रिंग बना हुआ है ये बता रहा है कि ये जितनी वॉल्यूम का है, मान लीजिए 100 ml का है तो अगर आप वहाँ तक लिक्विड भर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 ml। आपको नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, आपको मोलर सोल्यूशन बनाना है, आपको नेक्स्ट वन इज कैलिब्रेशन प्रोसीजर। कैसे आप कैलिब्रेशन करेंगे? ये तो बात है कि कहीं जो भी टेम्परेचर है उस पे आप 20 पे रखेंगे, बट प्लस माइनस 0.5 डिग्री ऊपर नीचे आप उसको कर सकते हैं और लैबोरेटरी में जो भी टेम्परेचर है उस पे आप उसको हर चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं, जो भी स्केल है, जो भी डिफरेंस स्केल है, उसको आपको क्या करना है लेकर के करना है। यानी अभी 20 ml की बात करें तो आप ml के लेंगे, अगर आप किलोग्राम वाले को ले रहे हैं या क्या नाम है लीटर आप ले रहे हैं तो उसको आपको कितने चेक करना है ml में चेक करना है। छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको क्या करना होगा ध्यान रखना। आइए देखते हैं कुछ कैलकुलेशन। अगर क्लास को सिलेंडर करना है तो आप कैसे करेंगे? जो भी है आपको इम्पटी कंटेनर को पहले लेना है, क्लास के आपके पास या आपका वॉल्यूमेट्रिक क्लास के या मेजरिंग सिलेंडर है उसको लीजिए और उसको वेट करिए, खाली साफ करिए, धुलिए, उठा लिया, उसके बाद उसको क्या वेट किया, क्या उसका वेट आ रहा उसको कॉपी करके
करेगा, नोट कर लेगा। नोट करने के बाद फिर उसमें आप डिस्टिल्ड वाटर भरेंगे जहाँ तक उसमें मार्क है, 15 ml का है, 10 ml का है, किसी का भी उसमें पानी भरेंगे। इसके बाद जो आप पानी के साथ कर कंटेनर उसका वेट करिए। इसके बाद उस पर टेम्परेचर को क्या करिए, मेजर करिए 20 ml 20 डिग्री सेल्सियस पे है कि नहीं वो पानी। नेक्स्ट वाली उसको इस जो पूरा प्रोसीजर है 1 से 4 तक वाला, इसको आपको 2 से 4 वाला, इसको आपको कहीं से 3 से 4 बार क्या करना है, रिपीट करना है। और बार बार जो रिजल्ट आ रहा है उसको क्या करना है, चेक करना है क्या सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब तो कैलिब्रेटेड है, अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, रिजल्ट आ मतलब क्यों कैलिब्रेटेड नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आप ऐसा काम और कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंट वॉल्यूम ले करके करिए, ठीक है। 40 ml ले लिया, कभी 30 ml ले लिया और 3 बार वही काम किया, 30 ml के 3 लीटर लिक्विड लिया और 3 बार क्या किया, चेक किया और उसका रिजल्ट को क्या किया, कंपेयर किया। और अगर सेम रिजल्ट आ रहा है और स्लाइड साइड डिफरेंस आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब तो कैलिब्रेटेड नहीं। एक बार तो आपको 50 ml रिजल्ट करना है, दूसरी बार तो आपको 20 ml रिजल्ट करना है या 45 ml रिजल्ट करना है, इसका मतलब तो क्या हो रहा है, खराब हो गया, उसको आपको यूज नहीं करना। नेक्स्ट वाली देखिए कैसे आप किसी भी सोल्यूशन को आप कैसे बनाते हैं। अभी मैंने एक आपको दिखाया आप कैसे उसको सोल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले आप जो है आधा या आधे से ज़्यादा आप उसमें क्या करेंगे, उसकी जो राउंड मॉडल जो राउंड मॉडल है उसका राउंड क्या करके आप क्लिक करें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें ऊपर से किसी भी पिपेट के थ्रू या टेक्निक मॉडल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसमें क्या करेंगे, जो लाइन है जो रिंग की उसके धीरे धीरे आप उसको क्या करेंगे, डालना शुरू करेंगे एंड फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके तक पहुंचेंगे जो फाइनल वॉल्यूम है, या आगे फाइनल वॉल्यूम वहां तक आप पहुंच गए और कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि जो लिक्विड होते हैं वो 2 तरीके से आपको दिखाई देते हैं ग्राम ग्राम के, और वो 2 तरीका है। कभी आपने को देखा है थर्मामीटर, जो पानी को देखा है कैसे दिखता है, ऊपर की तरफ, और ये लिक्विड जो वाटर है वो कैसे दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये जो पार्ट हो रहा है इसका अगर ये टच कर दिया मतलब ये क्या है 100 ml एग्जैक्टली होगी। अगर कोई ऐसा है तो जो ऊपर वाला पार्ट उसका टच करेगा तब आप जानेंगे कि ये सही मेजरमेंट हो गई। देखिए सोल्यूशन बनाना, अगर हम आपसे कहें कि आप जैसे बहुत से लोगों ने लैब कर रहे हैं, बहुत लोग करें कि बड़ा सिंपल है प्रैक्टिकल में आपको कहा गया कि आपको नॉर्मल सलाइन वाटर लेना है, या बोला कि 10% NaCl का सोल्यूशन लेना है इसके लिए। व्हाट इज 10% NaCl का सोल्यूशन, कैसे बनाएंगे ये आपको मिल रही है वॉल्यूमेट्रिक क्लास, हमने क्या है वॉल्यूमेट्रिक क्लास आपके पास है, अब आप एग्जैक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 10% NaCl का सोल्यूशन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, जो NaCl है पहले आप 0.1 ग्राम भी ले रहे हो उसका भी वॉल्यूम है, बट वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो क्या करता है, वॉल्यूम क्या होता है, जो एरिया घेरेगा नहीं, तो उस समय हम क्या करते हैं, बिल्कुल यही प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले आप कुछ लिक्विड 40 ml 50 ml आप ले लिया, किसी में डिसॉल्व हो जाए उसको पहले क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उसको कहां तक पहुंचाएंगे, उस लेवल तक पहुंचाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जैक्ट 10% बहुत ही छोटी सी गलती है, बहुत सारे पीजी के स्टूडेंट गलती करते हैं, 10% NaCl का सोल्यूशन बनाने के लिए वो बोल दीजिए आप कॉपी लेकर के स्कूल जाके कैलकुलेशन करना कैसे बनेगा, ये इसकी नॉर्मलिटी कितनी होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसकी इक्विवेलेंट वेट कितनी होती है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल 10 ग्राम आपको वेट करना है और डिसॉल्व इस प्रकार से कर देना है, 100 ml तक उसका सोल्यूशन बनाना है और उसका सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन गलतियां बहुत। आगे बढ़ते हैं, पीपेट को कैसे आप यूज करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि आपने क्लास कर दिया, आपको लेना है वाटर, पहले आप वेट करेंगे तो आपकी 50 साफ पीपेट है, उसको
ग्लास वाटर को आप उसमें लीजिए 1 मार्क तक, उसको वेट कीजिए और वेट करने के बाद फिर क्या करना है, इस प्रोसीजर को 3 से 4 बार दोहराना है और देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और देखिए पिपेट कैसे यूज करते हैं, बहुत बड़ी चीज पिपेट कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में हम लोग भी जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में तो पिपेट ऐसे यूज करते थे तो बाइक यूज करता था, लग रहा है कि नहीं बता रहे हैं सब पी रहे मुंह में लिया और ये चीज है ना बहुत आसान से बचपन में आपने क्या होगा कोई पानी पी है और आप किसी चीज को ऊपर खींचना है तो ट्रिपल तक करके आपको बुलाए और ये बड़ा बहुत साल तक हम ये प्रोसीजर मतलब यही प्रोसीजर पिपेट को यूज करते हैं। किसी ने बताया नहीं कि ये प्रोसीजर गलत है, अगर आप किसी एसिड को तब कर रहे हैं मुंह में लगाए तो क्या करोगे, कुछ हो गया मुंह जल जाएगा उसका ऐसा हो जाएगा उसका टेस्ट। तो इसके लिए बल होते हैं वहाँ पे कुछ क्या नाम है सिरिंज के जैसे सबनेट होते हैं, कुछ माइक्रोपिपेट के कुछ ऑटोमेटिक होते हैं जो कि आपको सब करने के लिए बने होते हैं, जो कि आपको वैक्यूम वैक्यूम के वो क्या करते हैं खींच करके लिक्विड को ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं, राइज करते हैं ऊपर की तरफ आप ऊपर खींच सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में आप माउथ का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी हाल में करें। अगर आप माउथ का प्रयोग कर रहे हैं तो देयर इज सम सलाइवा which can be put into the pipette, which can be deform your results. कुछ आपको बीमारी होगी वो भी उसमें आ जाएगी। अगर माइक्रोबायोलॉजी जानना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं यूज करते पिपेट को, आप माउथ से यूज करें और केमिस्ट्री जानना कर रहे हैं तभी नहीं, क्योंकि अगर आप माउथ से यूज कर रहे हैं और देयर इज एसिड माउथ अगर आप माउथ से कर रहे हैं और जब आप इसको फिल करें कैलिब्रेशन कैसे इसका आप पूरा कर सकते हैं। जब आप पिपेट को फिल कर रहे हो तो जो मार्क है उसके ऊपर तक फिल करें, क्योंकि आप नीचे से अगर देखा तो बाहर निकाल के फिर कम हो गया, फिर आपने डाला तो एयर आ जाए और एयर आएगी तो फिर वो सही क्वालिटी नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ज़्यादा तक जो पॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर तक आप क्या कर लें उसको पहले राइज करें और राइज करने के बाद फिर जो टिप है उसको पेपर से टिश्यू पेपर से या क्लोथ से आप उसको साफ कर लें ताकि कोई ड्रॉप वहाँ पे ना रह जाए। उसके बाद फिर आप उसको ड्रेन करें, धीरे धीरे ऊपर से प्रेशर छोड़ेंगे तो नीचे से पानी क्या बन जाएगा, लिक्विड है जो क्या होगा गिरेगा। और उसको गिराते समय ध्यान रखें कि जिसपे या ग्लास में जिसमें भी आप उसको छोड़ रहे हैं उस समय उसकी टिप जो है आपकी पिपेट की जो टिप है वो सरफेस से क्या हो रही हो, कंटेनर के सरफेस से टच कर देगा, ठीक है। तो एयर आने का कोई चांस नहीं होगा और वो आराम से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता रहेगा आपके सोल्यूशन में मिलता रहेगा। बहुत से प्रोसीजर है, देखिए कहना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है एक्सीडेंट। एक लैब प्रोसीजर की स्टेज 6 महीने पहले की बात है और एक्सपीरियंस लैब कैंडिडेट हम लोगों ने रखा हमारी लैब में लैबोरेटरी की कमी थी और हमने उनसे कहा कि सर ऐसा करिए कि 40 ml H2SO4 का आपको 40% H2SO4 का सोल्यूशन आपको बनाना चाहिए इस प्रोसीजर आप बना के रखिएगा, बच्चे आएंगे लैब करेंगे ऑलरेडी ये करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल गए, इसलिए बोल के आया 5 मिनट बाद लोग कहाँ से थे हॉस्पिटल के रास्ते। क्यों बोलते हैं सर आप इतना कंसंट्रेटेड एसिड बनवाएं कि कौन से जलेगी, अगर इतना कंसंट्रेटेड एसिड बनाने का आपकी जलता तो ये प्रोसीजर क्यों होता, वो भी डिस्क्रिप्शन के लेवल पे होता नहीं होता ना, बट ये प्रोसीजर इसने क्या किया उन्होंने कहा सर वही है जो आप बता रहे थे कि 40 ml H2SO4 लिया और 60 ml वाटर लिया और उसमें करते पुट कर दिया। एक बार में आपने पुट किया डायरेक्ट रिएक्शन हीट से जनरेट होगी, रिएक्शन न्यूज निकलेंगे और इतनी केसेस निकलेंगे कि आप इसको आप जल्दी करके आप ऊपर से ऐसे डालते हैं जो भी का आपके ग्राफिक डाल, ठीक है। तो उस तरीके का काम नहीं करना है, ये है ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब भी आप दो चीजों को मिक्स करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसा आप ऊपर से छोड़ोगे ट्रेन होकर के वो नीचे मिलेगा और आप उसको क्या करते हैं ड्रॉप मिक्स करते रहेंगे, कभी गलती नहीं होगी। 100 ml में 100 ml आप कभी कभी गलती ये प्रोसीजर है, ये सब आपको जानना जरूरी है लैब में काम करने से पहले। ठीक वैसे ही आप जैसे भी आपने पिपेट किया वैसे ही आप पिपेट का भी कर सकते हैं। पिपेट को नीचे से पहले खाली को लेंगे फिर वाटर बनेंगे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, उसके बाद फिर आप उसको 1 से 7 बार कई बार उस प्रोसीजर को करते हैं और सेम रिजल्ट अगर आता है तो आप बोलते हैं कि कैंडिडेट करने जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसी बातें थी जो कि आप कह रहे थे कि कैसे आप लैब में किसी काम को करते हैं, अगर यहाँ पे आप गलती करेंगे तो रिजल्ट क्या होंगे, खराब होंगे। हम लोग ये फार्मास्यूटिकल साइंस
से सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी पढ़ाने की चीज है जरूरी, इम्प्योरिटी एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। और उसमें सबसे पहला सोर्स बिल्कुल आते हैं अपने ऊपर की, अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी प्रोसीजर को गलत कर रहे हैं या क्या गलत राजगढ़ यूज कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी आने के चांसेस का बढ़ जाता है। अब आगे बात करते हैं टाइट्रेशन, स्टैटिक मैट्रिक्स एनालिसिस। आप सभी लोगों के, अगर आप लोग अभी ब्रांड एनालिसिस से जुड़े होंगे तो ये एक ऐसा पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट एसिड बेस टाइट्रेशन, इस सबको करना पड़ता है। टाइट्रेशन करने का मतलब ये है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं नोन एंड अननोन सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आपके पास होते हैं, तो जो अननोन वाला सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन बताने के लिए हम लोग स्टैटिक मैट्रिक्स एनालिसिस करते हैं। स्टैटिक मैट्रिक्स एनालिसिस कई तरीके से करते हैं, जैसे कि तरीके की एसिड बेस, आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और गैस वेटिफिकेशन, ये सब जो है और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे ज्यादा उसको यूज किया जाती है एसिड बेस रिएक्शन। क्या होता है टाइट्रेशन एनालिसिस? ये प्रोसीजर है जिसमें एडिशन ऑफ रिएजेंट टाइट्रेशन टू एनालाइज, और जो आपका टाइट्रेट है या जो रिएजेंट है वो हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं और उसको हम लोग ये भी कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, नॉन कंसंट्रेशन वाला है या क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जिसके साथ करते हैं उसको कहा जाते हैं कॉनिकल ग्लास। कॉनिकल ग्लास बंदर से का ग्लास होता है पूरा। कैसे करते हैं? कुछ टेक्नोलॉजी है जो जानना जरूरी है टाइट्रेशन के लिए। These are some terminology that laboratory method to determine the concentration of unknown acid or base with a reference to a standard method titration. अगर आप किसी कोई एक्सपायरी डेट एक सॉल्यूशन दे जाओ तो आप इसका कंसंट्रेशन पता करके बताओ ये एसिड, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका क्या है, एसिड और बेस क्या होता है? What is acid and what is base? सबको पता है? सबको पता है ना एसिड और बेस क्या होता है? और वो एक चीज पे निर्भर करता है, दैट इज पीएच। व्हाट इज पीएच? डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन में डेफिनेशन का मतलब बात हम लोग ने है ये कि पीएच की स्केल हमने बना रखी है, जिसमें हमने बोला कि अगर आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता जाएगा पीएच आपका क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, पीएच क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। 1 to 14 7 इज द न्यूट्रल। जब एसिड को बेस में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जैसे पीएच जो है अगर एसिड है तो वो बढ़ना शुरू होता है। 2 था आपने बेस मिलाया, 3 हो गया, फिर बेस मिलाया, 4 हो गया, फिर बेस मिलाया, 5 हो गया, फिर बेस मिलाया, 6 हुआ, और एक एसिड टाइम हो गया 7 हो गया। 7 हो गया फिर पूरा पूरा क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। एसिड टाइम ओवर टाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, बराबर होगी, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज। यही इसका क्या प्रिंसिपल है, सभी इसकी एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, यही कि आपको एसिड देना है, बेस देना है, इन दोनों में से एक क्या होगा, अननोन होगा, जिसकी कंसंट्रेशन को पता नहीं है, और दूसरे की कंसंट्रेशन इसलिए पता है क्योंकि हम उसको बनाए स्वयं बनाए हैं, इसलिए हमें पता है कंसंट्रेशन क्या है, और उसको आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। बट ये टाइट्रेशन करते वक्त कुछ एपरेटस की जरूरत है, कुछ बातें हम सीखेंगे, एक तो पिपेट, एक ब्यूटेट, दो चीजें बड़ी, पिपेट और ब्यूटेट, इन दोनों को लेकर के इसको हम लोग अपने साथ करते हैं। इस प्रोसेस में जो प्राइमरी स्टेप है, जो कि हम बार-बार बात कर रहे हैं, दैट इज नोन कंसंट्रेशन, जिसको हम लोगों ने बनाया, और इसमें टाइट्रेशन। इसमें टाइट्रेशन क्या होता है, तो हमने सॉल्यूशन बनाया, ये टाइट्रेशन का उल्टा होता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। एंड द टाइट्रेट इज जो कि आपका अननोन कंसंट्रेशन है, उसको आपको क्या करना है, जिसमें आप ऐड करें, कुछ ऐड कर रहे हैं, जो नोन